विद्यार्थियों, आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये तो क्रियाशीलता के आधार पर था। आज हम फिर से पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों और अधिक क्रियाशील या कम क्रियाशील तत्व एक दूसरे की जगह लेंगे, आदान प्रदान करते हैं। कि जो आयन होंगे वो एक दूसरे आयनों का क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। अर्थात धनायन वाला दूसरी जगह जाएगा और ऋणायन वाला दूसरी जगह जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे आप? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो थोड़ा ध्यान से देखना। द्विविस्थापन अभिक्रिया आज हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख देता हूं एक बार और फिर ध्यान से देखना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों आवलिक घटकों का आदान प्रदान होकर नए यौगिकों का निर्माण करें, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों और घटकों का आदान प्रदान होकर नए यौगिकों का क्या करे? निर्माण करे। कि एक आयन है वो दूसरे आयन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, या उसको दे देगा या ले लेगा। ठीक है, एक दूसरे के आयनों का क्या करेगा? आदान प्रदान। ठीक है, परमाणु समूह दूसरे परमाणु समूह को विस्थापित कर सकता है या फिर आयनों का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा हो गई हमारी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों और घटकों का क्या करे? आदान प्रदान होकर नए यौगिकों का क्या करे? निर्माण करे। उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसका एक उदाहरण देते हैं। आपका जो कॉपर सल्फेट है उसकी अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं, किसकी? कॉपर सल्फेट की अभिक्रियाएं किससे करवाएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। उदाहरण है हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया करवा दें 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवाएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएं, तो यह बना लेता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यह ध्यान दीजिए, आप बोलोगे कि सर कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य आदान प्रदान कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा ध्यान देखिए कि यहाँ से देखिए, मैं अभी
आयनों के आधार पर नहीं समझा रहा हूँ, केवल परमाणु की क्रियाशीलता, यहाँ परमाणु क्रियाशीलता के आधार पर दिखा रहा हूँ। एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, कॉपर है, और यहाँ पर क्या है, सोडियम है। अब सोडियम कॉपर की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, इस सोडियम इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, इस सोडियम है वो इस कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, और ये कहाँ आ जाएगा, सोडियम की जगह आ गया। देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट था, यहाँ Cu कॉपर के साथ में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड है, OH लिख रखा है, और सोडियम के साथ में यहाँ सल्फेट लिखा है, यहाँ कौन है, कॉपर है। तो यहाँ देखिए ये तो क्रियाशीलता होगी। अब यहाँ पर जो सल्फेट आयन है SO4 -2 या 2- लिख सकते हैं इसको, यहाँ सल्फेट आयन है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन का क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। अर्थात सल्फेट जो आयन है वो किसकी जगह जा रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन किस जगह ले रहा है। अर्थात कॉपर सल्फेट में से सोडियम सल्फेट आयन विस्थापित होकर कहां चला गया, हाइड्रोक्साइड आयन को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, और ये क्या बन गया, देखिए CuOH कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम सल्फेट के अंदर नए यौगिकों का निर्माण कर लेता है। एक बार नोट कर लीजिए इसको, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो सल्फेट आयन है वो किसको विस्थापित कर देता है, हाइड्रोक्साइड आयन को विस्थापित करके नए यौगिक कौन बना लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बना लेता है। अन्य उदाहरण के रूप में अगर देखें इसके अंदर, तो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया इसे करवाएं पोटेशियम क्लोराइड से, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे करवाएं, पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl से, पोटेशियम क्लोराइड से की अभिक्रिया करवाएं, तो ये क्या बना लेगा, नाइट्रेट आयन है NO3, और ये कौन सा हो जाएगा, क्लोराइड है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट में से पोटेशियम क्लोराइड से क्लोराइड आयन नाइट्रेट आयन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है, और ये क्या बना लेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस, देखिए नाइट्रेट की जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, और इसी प्रकार से सिल्वर की जगह कौन आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। तो क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपकी ध्यान दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये अभिक्रिया विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान दे लेना। जैसे हमने लिखा था कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, और हमारा बन गया था जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu, ये समीकरण था, और ये समीकरण दे दिया आपको, एक समीकरण ये दे दे और एक समीकरण ये दे दे, और आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा समीकरण किस अभिक्रिया का है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात है, तो थोड़ा ध्यान रखना। द्विविस्थापन में, द्विविस्थापन के अंदर आपको यौगिक मिलेंगे अभिकारक के रूप में। यहाँ देखो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि जो विस्थापन अभिक्रिया होगी उसके अंदर एक तो यौगिक मिलेगा अभिकारक के रूप में, और एक धातु मिलेगी या परमाणु मिलेगा आपको। ठीक है, या तत्व मिलेगा, अर्थात एक सिंगल आएगा और एक यौगिक के रूप में आएगा। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों ही किस रूप में आएंगे, डबल, अर्थात एक यौगिक के रूप में आएंगे। तो इस प्रकार से आप इन समीकरणों से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का है और कौन सा समीकरण द्विविस्थापन अभिक्रिया का है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों और घटकों का आदान प्रदान होकर नए यौगिकों का निर्माण करें, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई गई, तो ध्यान दीजिए सल्फेट आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन को विस्थापित करके अर्थात आदान प्रदान हो गया, और कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे उनके वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं।
क्या पढ़ते हैं? वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि वेग के आधार पर कितने प्रकार की थी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं? 2 प्रकार की बताई थी मैंने। कितने प्रकार की बताई थी? 2 प्रकार की ये अभिक्रियाएं बताई थी। तो पहले देखिए, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो वेग है, उसके आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं। वेग के आधार पर हमने पढ़ा था, एक तो होती है मंद अभिक्रियाएं और एक होती है तीव्र अभिक्रियाएं। तो ध्यान दीजिए, वेग के आधार पर मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीव्र अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे? तीव्र अभिक्रियाएं। और फिर पढ़ेंगे मंद अभिक्रियाएं। तो तीव्र अभिक्रिया, देखिए, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो लिख लीजिए, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, तो दूसरी होती है आपकी मंद रासायनिक अभिक्रिया। मंद का मतलब होता है धीमी, बहुत धीमी, सालों वर्षों लग जाते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैली होती है, वो कई सालों तक ये नष्ट नहीं होती है, 100 सालों तक भी नष्ट नहीं हो पाती है। जबकि जैसे हम पढ़ते हैं ये परबल अम्ल और परबल क्षार के मध्य जब अभिक्रिया करवाते हैं तो वो कुछ सेकंड के अंदर संपन्न हो जाती है, अर्थात बहुत तीव्र गति से वो संपन्न हो जाती हैं। तो यहाँ तीव्र रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब ये हो गया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगे, अर्थात तीव्र गति से संपन्न होती हैं और नए यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं, उनको हम बोलते हैं तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। जबकि जो मंद रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको संपन्न होने में लाखों वर्ष, ये लाखों या दिन, सप्ताह, घंटे, महीने, साल, वर्षों, ठीक है, इस प्रकार से बहुत लंबा टाइम लग जाता है। मैंने बताया जैसे प्लास्टिक का नष्ट होना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, ये सभी क्या है? मंद अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा होगी, ये रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारकों से मिलने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, आपकी जो तीव्र गति की अभिक्रिया है, वेग के आधार पर तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, उसकी परिभाषा करते हैं और उसको समझते हैं उदाहरण भी लेके। तो सबसे पहली आपकी है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, तो लिखिए इसकी परिभाषा, ये रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं, बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, अर्थात अभिकारकों को
अभिकारकों को मिलाते ही पूर्ण हो जाती हैं, मिलाते ही तीव्र गति से नए यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे उदाहरण ले लें, जैसे परवल अम्ल प्लस परवल अम्ल व परवल क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया 10 की पावर -10 tan इनवर्स 10 सेकंड में 10 की पावर -10 tan इनवर्स 10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अन्य उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, वो भी बहुत तेजी से संपन्न होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका समीकरण लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 10 की पावर -12 सेकंड में हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, परवल अम्ल, ये उदाहरण लिखते हैं, परवल अम्ल और परवल क्षार के मध्य। तो परवल अम्ल हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस दुर्बल, ये परवल क्षार हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बना लेता है NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। इसको संपन्न होने में केवल और केवल 10 की पावर -10 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? परवल ये तीव्र गति से होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा दूसरा उदाहरण लिख सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए HNO3 सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया करवाएं तो हमारे पास प्राप्त होगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस HCl के मध्य अभिक्रिया करवाएं तो हमारे पास प्राप्त होगा सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस HNO3। ये है एक श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। श्वेत अवक्षेप अर्थात जो विलयन होगा उसके नीचे सफेद रंग का पदार्थ प्राप्त होगा, अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। श्वेत अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो इस प्रकार से हमारी ये तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आपकी मंद रासायनिक अभिक्रिया है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। धन्यवाद।